So, okay, good morning, students. All of you, good morning. So, I am Sachina. I have done my masters in physics. So, आज हम आपकी क्लास 9th का साइंस का न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ग्रेविटेशन। तो आज स्टूडेंट्स हम बिल्कुल बिल्कुल इंट्रोडक्शन आप इसका समझेंगे, बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें समझेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें और क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर ग्रेविटेशन हम बात करें तो ग्रेविटेशन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, हमें ग्रेविटेशन के बारे में समझना है। तो अभी तक देखो स्टूडेंट्स, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है, कि अगर किसी भी चीज़ को हम पुश या पुल करते हैं तो उस टाइम पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स के बारे में हमें पता है कि फोर्स क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो हमने काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने पहले ही पढ़ी है, कौन कौन सी टाइप्स की फोर्सेस होंगी, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा है और मैकेनिकल फोर्स आपने पढ़ा है। उसी तरीके से एक और टाइप की फोर्स आती है, वो कौन सी आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, हम क्या करेंगे आज बस उसका आइडिया लेंगे, वो होता क्या है, कैसी होती है ये फोर्स। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं। ये तो चीज़ हमें पता ही है कि फोर्स कब लगती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स क्या है, हमेशा दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, इसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, हमने इसका मास कितना कंसिडर किया है, कैपिटल एम। एक और हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमने दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए, एक का मास कैपिटल एम और दूसरे का मास हमने क्या लिया है, स्मॉल एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ मास है। तो होगा क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स चाहे ये कांटेक्ट में है चाहे ये कांटेक्ट में नहीं है, बेशक ये कांटेक्ट में नहीं है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और वो कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये होती कैसी है, ये होती है अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो क्या रहा होगा, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास में हैं, चाहे दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है या नहीं है, लेकिन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर कुछ ना कुछ मास है तो उनके बीच में एक फोर्स हमेशा लगता है, और वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास अभी इस तरीके से ये दो चीज़ें हैं, एक ये पेन है मेरे पास और ये दूसरी चीज़ क्या है, ये पेंसिल है। इस पेंसिल का भी कुछ ना कुछ मास है, इस पेन का भी कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। अब ये क्या है, अगर मैंने इन दोनों को ऐसे रखा है तो क्या होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हो वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी, और फोर्स कैसी होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होंगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल बेसिक समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास विच इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, एंड इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। और हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक टाइप की फोर्स है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज एन, कैसी फोर्स है ये, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, attractive force, it is an attractive force between two objects having some mass। ठीक है, between
between two objects having some mass। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कंक्लूजन में क्या याद रखना है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका कुछ ना कुछ मास है, चाहे वो मास कम है या ज्यादा है, अगर उनके पास में मास है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और वो फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब एक चीज ये कंसिडर करो, जैसे कि अर्थ, हमने ये न्यूटन का जो एप्पल वाला जो एक्सपेरिमेंट है, एप्पल वाली जो स्टोरी है वो सबको पता है ना, कि ट्री के ऊपर के ट्री से जो एप्पल है वो नीचे न्यूटन के ऊपर गिरा था, राइट। तो तब उन्होंने क्या सोचा था कि ये एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों आया, है ना। तो यहाँ पे भी हम उसका रीजन क्या बता सकते हैं कि अर्थ जो है एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ को हम एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जिसका मास बहुत ज्यादा है। तो अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास है ना, और एप्पल है तो एप्पल भी कुछ ना कुछ एप्पल का भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स का, अर्थ का और एप्पल का, दोनों का मास है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसी रीजन की वजह से हम ये देख सकते हैं कि एप्पल जो है वो नीचे अर्थ की तरफ नीचे आया, और वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ और एप्पल के बीच में एक फोर्स लग रहा था, और वो कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी की वजह से क्या हुआ, एप्पल अर्थ की तरफ नीचे गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, वो क्या क्वेश्चन है, वो ये है, पहला तो हम ये सोच सकते हैं, जैसे हमने ये पेन का एग्जाम्पल लिया था, है ना, पेन और पेंसिल का एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या है, अगर इनको हम सामने टेबल पे भी रख दें, टेबल पे इनको रख देते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के पास में नहीं जा रहे हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, एप्पल ही नीचे क्यों गया अर्थ के पास में, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई। तो यहाँ पे दोनों का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, पहला केस कंसिडर करते हैं कि पहला इन दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हो क्या रहा है, पेन का मास भी काफी कम है और इस पेंसिल का मास भी बहुत कम है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिपेंड करती है मास पे, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, देखो पेंसिल का मास भी काफी कम है और पेन का मास भी काफी कम है, तो इन दोनों के बीच में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो काफी कम लग रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स इतना कम है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को वो मूव नहीं करा सकती हैं। तो पहला हो गया ये। अब दूसरा क्या है, अर्थ और एप्पल का केस। एप्पल ही नीचे क्यों गया, तो यहाँ पे क्या है, देखो अर्थ का मास काफी ज्यादा है, अर्थ का मास जो वो काफी ज्यादा है और एप्पल का मास काफी कम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो उस केस में क्या है, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ जो है उस एप्पल पे, उस छोटे से एप्पल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और बदले में जो एप्पल है वो बहुत कम फोर्स लगा पा रहा है बिकॉज उसका मास भी कम है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एप्पल के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, उसी फोर्स की वजह से उसी ज्यादा फोर्स की वजह से क्या हुआ है, एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने समझी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने समझ लिया, लेकिन ये जो हमने केस कंसिडर किया है अर्थ के बारे में, कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्यों है अर्थ के ऊपर होल्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सारी चीजें अर्थ के ऊपर रहते हैं, वो ऊपर हवा में नहीं उड़ रही है। रीजन क्या है इस चीज का, बिकॉज अर्थ जो है वो सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो उसको अपने सरफेस से के ऊपर कांटेक्ट में रख पा रही हूँ उन ऑब्जेक्ट्स को, राइट। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट्स, जब हम अर्थ को कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, जब दो ऑब्जेक्ट्स में से हम एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेते हैं अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो उस केस में ये जो फोर्स लग रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में लग रही है, उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नाम दे देते हैं ग्रेविटी।
तो अगर ग्रेविटी आपसे पूछा जाए ग्रेविटी क्या है, तो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से समझा स्टूडेंट्स। अब हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसी फोर्स होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे। पहली तो हमने डेफिनेशन में ही बोल दी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो पहला हम क्या बोलेंगे, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसी फोर्स है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, इसको हम, ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। ठीक है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने देखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसका एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी हमारा क्या, ये कांस्टेंट होता है, एक मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने लिया m और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया m, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, r। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या है, ये जो है हमारा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमारा क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। रीजन क्या है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारी सेंट्रल फोर्स है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लगता है। जैसे यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर और सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेंटर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, इस लाइन के अलोंग, ये जो आर डिस्टेंस हमने बनाया है इस डिस्टेंस के अलोंग ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसी फोर्स है, ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये फोर्स है, अगर ये फोर्स कुछ वर्क करती है, तो अगर वो सर्कल में वर्क कर रही है, अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क कर रही है, तो उस केस में उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ। ये ध्यान में रखना, फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0, फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज कितना, 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस तरीके से मूव करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, अब ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा यहाँ पे आ गया, यानी कि जहाँ पे स्टार्टिंग में था वहीं पे दोबारा आ गया है। तो ये क्लोज्ड पाथ फॉलो कर रहा है।
उस क्लोज्ड पाथ में जितना ये जो वर्क डन हुआ है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर वर्क डन हमारा फोर्स की वजह से क्लोज्ड पाथ में 0 है तो वो कितना, वो से हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि ये जो है हमारा ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी। तो आज देखो स्टूडेंट्स हमने ग्रेविटेशन के बारे में देखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी का स्पेशल केस हमने देखा और इनकी चारों प्रॉपर्टीज हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स की चारों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला किस तरीके से आया था, कैसे ये फॉर्मूला बना था, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आगे इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक आपका वर्क क्या है, जितना भी आज हमने पढ़ा वो सारा आपको रिवाइज करना है एंड जो भी डाउट्स होंगे वो आपको मैसेज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर।